नमस्कार मित्रों, नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जेआईबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूं। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वह मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934। इन दोनों एक्ट के बारे में हम जानेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड इट्स अमेंडमेंट, इसके बारे में जानेंगे। आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में जानेंगे। एससीबी, सीआरआर, एसएलआर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, इसको हम जानेंगे। आरबीआई के फंक्शन के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेआईबी के लिए उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है कि मैं सप्ताह में 3 लेक्चर कम से कम आप लोगों को प्रोवाइड करूं, लेकिन किसी विशेष कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन के बाद बैंक का काम जो है यथास्थिति में आ गया है। यानी पहले जो 2 बजे तक हुआ करता था वो फिर से अपने रेगुलर बेसिस पर आ गया है, तो थोड़ा काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए यह लेक्चर आने में थोड़ा सा देर हो गया। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हर वीक में 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाए कम से कम। बीआर एक्ट के बारे में जानते हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट was passed as Banking Companies Act 1949 and came into force with effect from 16 मार्च 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है पहले जो है इसको बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के नाम से जाना जाता था, इसी के रूप में इसको पास किया गया था। बाद में सब्सिक्वेंटली द एक्ट वाज चेंज टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बाद में इसका जो नाम चेंज जो है इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रूप में चेंज किया गया। पहले जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था ये बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के ही रूप में पास किया गया था। बाद में इसको जो है हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंज किए हैं 1949 में। बीआर एक्ट अप्लाइज टू होल कंट्री इंक्लूडिंग जे एंड के। बीआर एक्ट जो है पूरे भारत में अप्लाई होता है, जे एंड के में भी यह अप्लीकेबल है। टोटल जो है 56 सेक्शन है बीआर एक्ट में। बैंकिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ बीआर एक्ट। बीआर एक्ट के सेक्शन 5 में बैंकिंग शब्द को डिफाइन किया गया है। देखिए बैंकिंग का परिभाषा, बैंकिंग क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिट का एक्सेप्टेंस किसके लिए भाई? तो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कर्ज देने के लिए। एंड मेकिंग पेमेंट्स ऑन डिमांड, यानी जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उसको डिमांड पर पेमेंट करना, यही बैंकिंग होता है। यानी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड मेकिंग पेमेंट्स ऑन डिमांड, यही है बैंकिंग। अर्लियर द एक्ट वाज रिलेवेंट टू बैंकिंग कंपनीज एंड लेटर ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स वर आल्सो इंक्लूडेड। पहले जो है यह जो एक्ट जो था यह अब सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के लिए था। बाद में जो है इसको इसमें कोऑपरेटिव बैंक को भी इंक्लूड कर लिया गया, यानी यह एक्ट जो है अब कोऑपरेटिव बैंक पर भी अप्लीकेबल है। ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ बैंक्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस लॉ। सिर्फ 2 कैटेगरी है बैंक का जो एक्सक्लूडेड है एक्ट से। कौन कौन सा है? तो कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक है अगर, तो वह इससे एक्सक्लूडेड है, बीआर एक्ट उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज अगर यह है तो इस पर जो है बीआर एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर्म एंड बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में इंगेज। कौन से बिजनेस में जो है बैंकिंग कंपनी इंगेज हो सकती है, यानी बैंकिंग कंपनी जो है कौन से बिजनेस को कर सकती है? तो बिजनेस कैन बी एज पर सेक्शन 6 ऑफ बीआर एक्ट। तो जिन जिन बिजनेस को बैंकिंग कंपनी कर सकती है वो बीआर एक्ट के सेक्शन 6 में उल्लेखित है, उन्हीं बिजनेस को बैंकिंग कंपनी कर सकती है। अंडर सेक्शन 6 ओ, सॉरी यह जीरो नहीं है, यह ओ है, इंग्लिश वाला ओ। तो अंडर सेक्शन 6 ओ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी अदर बिजनेस ऑल्सो। अब जो सेक्शन 6 बीआर एक्ट के सेक्शन 6 में जो बिजनेसेस दिए गए हैं उसी बिजनेस को तो बैंकिंग कंपनी कर सकती है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको यह पावर है सेक्शन 6 ओ के तहत कि वह कोई और बिजनेस भी बैंक को करने के लिए दे सकती है। ट्रेडिंग बिजनेस एज पर सेक्शन 8 ऑफ बीआर एक्ट के सेक्शन 8 के अनुसार बैंक्स कांट अंडरटेक ट्रेडिंग बिजनेस। बैंक जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। बैंक के सेक्शन 8 बीआर एक्ट के सेक्शन 8 के अनुसार बैंक जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। एक्सेप्शन है कुछ, यह एक्सेप्शन है बैंक कैन सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल और परचेज कर सकता है, यह बैंक काम कर सकता है, लेकिन बैंक जो है
ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ट्रेडिंग बिजनेस नहीं कर सकता है, यानी शेयर बेचना खरीदना यह सब नहीं कर सकता है बैंक। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पीरियड एक्सीडिंग 7 ईयर्स। कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदता है तो 7 साल के से ज्यादा के लिए होल्ड नहीं कर सकता है। लेकिन इफ प्रॉपर्टी इज फॉर सेल्फ यूज फॉर बैंकिंग कंपनी, अगर प्रॉपर्टी जो है बैंकिंग कंपनी सेल्फ यूज के लिए खरीदता है, यानी अपने किसी ऑफिस की बिल्डिंग बनाने के लिए, किसी ट्रेनिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए अगर खरीदता है तो वह किसी भी पीरियड तक के लिए रिटेन कर सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद कर रखता है तो वह 7 साल से ज्यादा नहीं रख सकता है कोई भी बैंकिंग कंपनी। टाइप्स ऑफ बैंक देख लीजिए। टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बैंक इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल लॉ, यानी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल लॉ, जैसे एसबीआई है। एसबीआई एक्ट के अनुसार जो है बना इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसी तरह से नेशनलाइज बैंक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंक का जो है उसके अनुसार जो है नेशनलाइज बैंक को स्थापित किया गया। आरआरबीज है, यह भी एक्ट के अनुसार जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये स्पेशल लॉ के द्वारा जो है इनकॉर्पोरेट किए गए हैं यह तीनों बैंक। तो एक तो यह प्रकार हो जाता है बैंक का। दूसरा होता है बैंकिंग कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है, जो कंपनीज एक्ट के अनुसार जो है रजिस्टर होते हैं, कंपनी एक्ट में रजिस्टर होते हैं, वह एक बैंक होता है। तीसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में रजिस्टर होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। तो यह कोऑपरेटिव बैंक हो जाता है। यही 3 प्रकार के बैंक होते हैं। लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स एंड ब्रांचेज, बिजनेस ऑफ बैंकिंग कैन बी डन बाई ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। बैंकिंग का जो बिजनेस है वह आरबीआई के लाइसेंस प्राप्त करके किया जा सकता है। अगर कोई लाइसेंस ऑफ ओपनिंग है बैंक, यानी बैंक खोलने का अगर कोई लाइसेंस अगर चाहिए तो इसका जो प्रोविजन है इट कैन बी टेकन अंडर सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट, यानी बैंक खोलने के लिए जो लाइसेंस की आवश्यकता है इसका प्रोविजन जो है सेक्शन 22 बीआर एक्ट के सेक्शन 22 में किया गया है। उसी प्रकार से परमिशन फॉर ओपनिंग अ ब्रांच, अगर एक ब्रांच खोलने के लिए अगर परमिशन चाहिए तो इसका जो प्रोविजन है इट कैन बी टेकन अंडर सेक्शन 23 ऑफ बीआर एक्ट। यह जो है बीआर एक्ट के सेक्शन 23 में उल्लेखित है ब्रांच खोलने के परमिशन का। लाइसेंस के लिए सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट में उल्लेखित है। नॉमिनेशन रूल, नॉमिनेशन रूल जो है यह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ही दिया गया है। यह जो है सेक्शन 45 जेडे से 45 जेडएफ तक जो है बीआर एक्ट का जो सेक्शन 45 जेडे है उससे सेक्शन 45 जेडएफ तक नॉमिनेशन रूल का प्रावधान किया गया है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इन डिपॉजिट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 45 जेडे। सेक्शन 45 जेडे जो है जो डिपॉजिट में हम नॉमिनेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इससे संबंधित है, यानी इसमें डिपॉजिट अकाउंट में जो नॉमिनेशन फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं उसका उल्लेख सेक्शन 45 जेड ए में किया गया है। उसी प्रकार से सेफ डिपॉजिट आर्टिकल और कस्टडी के केस में जो हम नॉमिनेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इसका उल्लेख जो है सेक्शन 45 जेड सी में किया गया है। उसी प्रकार से नॉमिनेशन फैसिलिटी अगर सेफ डिपॉजिट लॉकर में हम करते हैं तो इसका उल्लेख सेक्शन 45 जेड ई में किया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, पूछ सकता है, रटिएगा। रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स दीज रूल्स अंडर सेक्शन 45 वाई ऑफ बीआर एक्ट। रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन रूल जो है इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है बीआर एक्ट के सेक्शन 45 वाई के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन रूल बनाती है, यानी कब बैंक का कौन सा रिकॉर्ड कितने दिन के लिए प्रिजर्व करना है इसका जो रूल है, इसका जो नियम है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर कहाँ से मिलता है तो बीआर एक्ट के सेक्शन 45 वाई से मिलता है। इंस्पेक्शन ऑफ बैंक बाई आरबीआई, आरबीआई जो है किसी बैंक को इंस्पेक्ट कर सकती है किसी भी टाइम में, इसका पावर उसको सेक्शन 35 में मिलता है बीआर एक्ट के अनुसार। उसी प्रकार से इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू लोन बाय आरबीआई टू बैंक, बैंक लोन से रिलेटेड अगर कोई इंस्ट्रक्शन है जो आरबीआई बैंक को देता है उसका उल्लेख जो है सेक्शन 21 और 35 ए ऑफ बीआर एक्ट में किया गया है, यानी आरबीआई जो है लोन से संबंधित कोई दिशा निर्देश बैंक को दे सकती है, इसका उल्लेख जो किया गया है वो सेक्शन 21 और 35 ए ऑफ बीआर एक्ट में किया गया है। जैसे अगर आरबीआई को लगता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बढ़ाना चाहिए, उसकी जो सीमा है वो बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए, तो यह बैंक को वह इंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसका जो प्रोविजन किया गया है 21 और 35 ए ऑफ बीआर एक्ट में किया गया है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए। नो कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी कैन यूज वर्ड बैंक, बैंकिंग एंड बैंकर वर्ड्स
इसका उल्लेख जो है, यानी कोई भी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी से इतर हो, यानी बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी बैंक, बैंकिंग और बैंकर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती है। इसका उल्लेख जो है सेक्शन 7 बीआर एक्ट के सेक्शन 7 में किया गया है। उसी प्रकार से मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व के बारे में उल्लेख जो है सेक्शन बीआर एक्ट के सेक्शन 11 में किया गया है। A bank should transfer not less than 20% of its annual profit to reserve before declaring dividend। यानी बैंक अपने डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले टोटल एनुअल प्रॉफिट का 20% जो है रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। नो बैंकिंग कंपनी शैल ग्रांट लोन एडवांसेज ऑन सिक्योरिटी ऑफ इट्स ऑन शेयर। कोई भी बैंकिंग अपने ही शेयर के अगेंस्ट कोई लोन नहीं देगा। इसका जो उल्लेख है सेक्शन 20 ऑफ बीआर एक्ट में किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इसका उल्लेख जो है सेक्शन 26A ऑफ बीआर एक्ट में किया गया है। डीफ, जो भी अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं बाद में डीफ अकाउंट में चले जाते हैं, वह डिपॉजिटर के एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह जो फंड है उसका उल्लेख सेक्शन 26A ऑफ बीआर एक्ट में किया गया है। एक अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। यह अमेंडमेंट जो है कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस को, अभी हाल ही में जो पंजाब एंड महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस था उसको देखते हुए अमेंडमेंट किया गया था। इसमें किया गया है नाउ प्रोविजन एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज विल आल्सो एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक। जो प्रोविजन बीआर एक्ट का जो प्रोविजन जो है बैंकिंग कंपनी के लिए जो एप्लीकेबल था वह कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी एप्लीकेबल हो गया है। इससे क्या होगा, तो इससे दिस इंश्योर दैट कोऑपरेटिव बैंक्स आर इक्वली सब्जेक्ट टू बेटर गवर्नेंस एंड साउंड बैंकिंग रेगुलेशन थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह इंश्योर करता है कि अब कोऑपरेटिव बैंक का भी जो है एक अच्छा गवर्नेंस और एक अच्छा रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इस अमेंडमेंट में यह किया गया क्या है, कोऑपरेटिव बैंक भी अब आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर में आ गए। आरबीआई विल बी एबल टू अंडरटेक ए स्कीम ऑफ एमलगेमेशन ऑफ ए बैंक विदाउट प्लेसिंग इट अंडर मोराटोरियम। बिना मोराटोरियम में रखे आरबीआई जो है किसी बैंक का एमलगेमेशन कर सकती है। उसी प्रकार से it will help the central bank to develop a scheme to ensure the interest of public banking system, account holders in bank and banking companies proper management without disrupting any banking functionalities। अब जो है इस एक्ट के इस अमेंडमेंट के अनुसार सेंट्रल बैंक को यह सहायता मिलेगा कि वह एक ऐसा स्कीम डेवलप कर सकता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, बैंकिंग सिस्टम के इंटरेस्ट में हो, अकाउंट होल्डर के इंटरेस्ट में हो, ऐसा कोई सिस्टम वो डेवलप कर सकता है। दूसरा है द अमेंडमेंट्स आल्सो अलाउ कोऑपरेटिव बैंक्स टू रेज मनी via public issue, private placement of equity or preference shares as well as unsecured debt। अब इस अमेंडमेंट के अनुसार कोऑपरेटिव बैंक भी जो है पैसा उठा सकती है पब्लिक इशू के द्वारा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के द्वारा, और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करके भी जो है कोऑपरेटिव बैंक जो है पैसे उठा सकती है। लेकिन इसके लिए सेंट्रल बैंक का उसको हामी की आवश्यकता होती है, सेंट्रल बैंक के नोट की आवश्यकता होती है। आरबीआई एक्ट 1934। शेड्यूल्ड बैंक, एनी बैंक whose name is included in second schedule of RBI Act। RBI Act के सेकंड शेड्यूल में जिस भी बैंक का नाम है उसको शेड्यूल्ड बैंक हम लोग कहते हैं। बैंक रेट, द रेट ऑफ डिस्काउंट रिकवर्ड बाय आरबीआई फ्रॉम कमर्शियल बैंक एट द टाइम ऑफ रीडिस्काउंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल एंड इंस्ट्रूमेंट। बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से कमर्शियल बिल या इंस्ट्रूमेंट खरीदती है एक डिस्काउंटिंग पर, तो जो डिस्काउंटिंग का रेट होता है वही बैंक रेट होता है। यानी फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक के पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल बिल या इंस्ट्रूमेंट है, तो मानिए उसका वैल्यू 100 रुपये है। अब आरबीआई क्या करेगी, अब कमर्शियल बैंक को पैसे की आवश्यकता है तो आरबीआई क्या करेगी कि इस बिल को ले लेगी अपने पास और इस 100 रुपये के बदले जो है उसको 90 रुपये या 94 रुपये या 95 रुपये जो भी देगी, यानी 4-5 रुपये जो है रख लेगी, जिसको डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं। यही डिस्काउंटिंग रेट जो है बैंक रेट होता है। इट इज ए वे टू लेंड मनी टू बैंक बाय सेंट्रल बैंक। यह एक तरीका है बैंक को केंद्रीय बैंक द्वारा पैसे उधार देने का, यह एक तरीका है, तो वेरी शॉर्ट टर्म लोन के लिए पैसे देने का एक तरीका है। कैश रिजर्व रेशियो, CRR इज मेंटेन्ड एज पर सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट। CRR हर बैंक के द्वारा CRR एक मेंटेन किया जाता है, जो भी कमर्शियल बैंक है उनके द्वारा CRR मेंटेन किया जाएगा। इसका उल्लेख जो है आरबीआई एक्ट सेक्शन 42(1) में मिलता है।
रेट ऑफ CRR कैन बी फिक्स्ड बाय RBI विदाउट एनी कंडीशन ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। रेट ऑफ CRR जो है RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है। इसका कोई मिनिमम नहीं होता है कि मिनिमम इतना CRR होना चाहिए या मैक्सिमम इतना होना चाहिए, कोई क्या कंडीशन नहीं होता है मिनिमम और मैक्सिमम का। नो मिनिमम नो मैक्सिमम, कुछ भी तय कर सकती है। CRR is maintained as cash balance with RBI as percentage of net demand and time liabilities on fortnightly basis। CRR जो है एक कैश रिजर्व रेशियो का जो परसेंटेज होता है वो एक ऐसा परसेंट होता है, इसमें RBI जो है बैंक का जो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज होता है उसका कुछ परसेंट कैश बैलेंस के रूप में अपने पास रखती है, यही CRR होता है। फोर्टनाइटली यानी 15 दिन के एवरेज बेसिस पर किसी भी बैंक के नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का कुछ परसेंट RBI कैश बैलेंस के रूप में अपने पास रखती है, यही इसी के रूप में इसी को CRR कहते हैं। मिनिमम बैलेंस एज CRR ऑन डेली बेसिस इज 90% ऑफ एवरेज फोर्टनाइटली बैलेंस। अब प्रत्येक दिन CRR बैंक को कितना रखना होता है, तो जो फोर्टनाइटली बैलेंस का जो एवरेज होता है उसका 90% प्रत्येक दिन कम से कम रखना होता है। बीच में कोविड में 80% भी कर दिया गया था कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहे कि वो लेंड कर सके, लेकिन अभी जनरली 90% रहता है और अभी 90% ही है। मिनिमम बैलेंस ऑफ CRR ऑन डेली बेसिस इज 90%, यानी जो एवरेज फोर्टनाइटली बैलेंस होता है CRR का उसका 90% कम से कम प्रत्येक दिन रखना होता है CRR, यानी हर बैंक जो है प्रत्येक दिन CRR कम से कम 90% मेंटेन करेगा जो एवरेज फोर्टनाइटली बैलेंस होता है उसका। CRR देखने के लिए आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बार बार हमको अपडेट करना पड़ेगा, तो आप ही अपडेट करते रहिएगा। इसमें प्रेजेंट CRR जो है गूगल करके नोट डाउन कर लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन CRR, जो कैश रिजर्व रखा जाता है CRR के रूप में, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट RBI कुछ नहीं देती है, नो इंटरेस्ट पे कोई पे नहीं करती है। पेनाल्टी ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट CRR मेंटेन करने में अगर डिफॉल्ट रहता है कोई बैंक, तो पेनाल्टी देखिए क्या है। बैंक टू पे इंटरेस्ट टू RBI फॉर डिफॉल्ट पीरियड एंड डिफॉल्ट अमाउंट, बैंक को जो है डिफॉल्ट पीरियड और डिफॉल्ट अमाउंट के लिए इंटरेस्ट पे करना होता है RBI को। यह जो होता है 3% प्लस बैंक रेट ऑन फर्स्ट डे, यानी प्रथम दिन अगर बैंक जो है डिफॉल्ट होती है CRR मेंटेन करने में, तो इस केस में बैंक रेट प्लस 3% जो है RBI को इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर उसके बाद भी अगर डिफॉल्ट रहती है तो 5% प्लस बैंक रेट, इतना जो है पे करना होता है RBI को। देखिए कैश रिजर्व रेशियो CRR मैकेनिज्म क्या होता है। अगर CRR मनी 4% है तो इस केस में कस्टमर मनी की डिपॉजिट किया, 100 करोड़ डिपॉजिट किया बैंक के पास, तो बैंक को 4 करोड़ जो है RBI के पास CRR के रूप में रखना होगा। यानी अब बैंक तो 100 करोड़ ले रहा है डिपॉजिट, इसके बदले में ब्याज भी 100 करोड़ का कस्टमर को दे रहा है, लेकिन बैंक के पास बचता कितना है, 96 करोड़ ही बचता है कि वह लेंड कर सके और कुछ पैसे कमा सके। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका उल्लेख जो है सेक्शन 24 ऑफ BR एक्ट में किया गया, यह हमेशा याद रखिएगा। SLR का जो उल्लेख है वह BR एक्ट में किया गया है, CRR का उल्लेख जो है वो RBI एक्ट में किया गया है। SLR इज मेंटेन्ड एज ए परसेंटेज ऑफ NDTL, इसमें भी वही नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का कुछ परसेंट जो है SLR के रूप में रखना पड़ता है। RBI कैन फिक्स SLR रेट, RBI जो SLR रेट फिक्स कर सकती है। SLR मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 40% तक SLR RBI कह सकती है बैंक को रखने के लिए। अर्जेंट SLR, इसको भी कोट कर लीजिए, आप गूगल कीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए जो लेटेस्ट है। तो SLR जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, कैश के रूप में पूरे डिमांड और नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का कुछ परसेंट बैंक को अपने पास या किसी दूसरे के पास या RBI के पास रखना होता है। SLR इज मेंटेन इन द फॉलोइंग फॉर्म, SLR जो है किस फॉर्म में मेंटेन होता है, तो SLR जो है बैंक कैश बैलेंस के रूप में अपने पास मेंटेन कर सकती है, कैश बैलेंस के रूप में दूसरे बैंक के साथ भी मेंटेन कर सकती है। बैलेंस विथ RBI ओवर एंड अबव CRR के अलावा अगर कुछ बैलेंस जो है वो RBI के रूप में, SLR के रूप में RBI के पास भी रख सकती है। गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके जो है SLR मेंटेन अपना कर सकती है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके जो है बैंक जो है SLR अपना मेंटेन कर सकती है। डिफॉल्ट, अगर SLR मेंटेन करने में अगर डिफॉल्ट होता है तो इस केस में भी पेनाल्टी वही है जो CRR के केस में पेनाल्टी है। CRR के केस में अगर डिफॉल्ट करते हैं तो जो पेनाल्टी है वही SLR में डिफॉल्ट करते हैं तो पेनाल्टी होता है। CRR वर्सेज SLR, CRR और SLR में अंतर देखिए क्या होता है।
CRR is a percentage of money which bank has to keep with the Central Bank of India in the form of cash। CRR जो है एक परसेंटेज होता है मनी का जो बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है, यह CRR होता है। SLR जो होता है, द बैंक हैज टू कीप ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स एज स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। बैंक को जो है इस केस में नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंटेज जो है लिक्विड एसेट के रूप में रखना होता है। आरबीआई जितना बताती है उतना रखना होता है। रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ CRR जो है कैश के रूप में मेंटेन किया जाता है। SLR कैश एंड अदर एसेट लाइक गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में भी मेंटेन किया जा सकता है। इफेक्ट, इट कंट्रोल्स एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। CRR के घटने और बढ़ने से मनी फ्लो जो है इकोनॉमी में मनी फ्लो कंट्रोल होता है। उसी प्रकार से इट हेल्प्स इन मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपॉजिटर बाय सेलिंग बॉन्ड्स। यह जो है बैंक के अनएक्सपेक्टेड डिमांड यानी बैंक के पास अचानक से बहुत सारे डिपॉजिटर आ जाते हैं अपना पैसा लेने, तो इस अनएक्सपेक्टेड डिमांड को मीट करने के लिए इसका जरूरत हो सकता है या मदद करता है मीट करने में। मेंटेन्ड विथ आरबीआई, ऐसे CRR जो है आरबीआई के साथ मेंटेन किया जाता है। SLR जो है बैंक खुद के साथ मेंटेन कर सकती है, दूसरे बैंक के साथ भी मेंटेन कर सकती है। रेगुलेट्स लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, CRR से जो है इकोनॉमी में लिक्विडिटी रेगुलेट होता है। SLR से क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी, SLR से जो है क्रेडिट ग्रोथ जो है इकोनॉमी में वह रेगुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व, बैंक डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड इन CRR पर कोई इंटरेस्ट बैंक अर्न नहीं करता है। बैंक कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन SLR पर बैंक जो है इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। फंक्शन ऑफ आरबीआई का देखिए फंक्शन क्या है। टू फंक्शन एज ए रेगुलेटर ऑफ बैंक, बैंकों का रेगुलेटर होता है, इसके रूप में फंक्शन कर सकता है। इशू एंड मैनेजमेंट ऑफ करेंसी इशू कर सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है। सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट में इसका उल्लेखित है। करेंसी डिनोमिनेशन जो है कौन कौन सा छाप सकता है आरबीआई, तो मिनिमम 2 रुपये का मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का जो है करेंसी डिनोमिनेशन छाप सकता है। टू इशू करेंसी आरबीआई मेंटेन्स ए रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। आरबीआई को अगर कोई करेंसी इशू करना होता है तो इसके लिए आरबीआई को एक रिजर्व मेंटेन करना होता है, गोल्ड और फॉरेन करेंसी के रूप में एक रिजर्व मेंटेन करना होता है जो कम से कम मिनिमम 200 करोड़ का होता है। वो फंड, वह रिजर्व जो है 200 करोड़ का होता है, इतने का मेंटेन करना होता है, जिसमें से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट 115 करोड़ का होना चाहिए। इसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी कहते हैं। आरबीआई कोई भी करेंसी मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करते हुए इशू करता है, जिसमें आरबीआई को रिजर्व के रूप में 200 करोड़ का गोल्ड या फॉरेन करेंसी रखना होता है, जिसमें से गोल्ड 115 करोड़ का होता है। बैंकर टू गवर्नमेंट, आरबीआई का काम है गवर्नमेंट का या बैंकर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स आर मेंटेन इन आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट होता है वो आरबीआई के साथ मेंटेन होता है। आरबीआई प्रोवाइड टेम्पोररी एडवांसेज टू गवर्नमेंट, आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को टेम्पोररी एडवांसेज भी प्रदान करती है। यह एडवांसेज जो है वेज एंड मीन एडवांसेज के रूप में जाना जाता है। यह एडवांसेज जो है वेज एंड मीन एडवांसेज के रूप में जाना जाता है। इस रूप में आरबीआई जो है गवर्नमेंट को एडवांस भी प्रोवाइड करती है। टू ओपन स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट, आरबीआई हैज टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर आरबीआई के साथ अपना अकाउंट खोलना चाहती है तो एक एग्रीमेंट आरबीआई के साथ साइन करना होता है। इंपॉर्टेंट रिटर्न टू बी सबमिटेड टू आरबीआई, बैंक को कुछ इंपॉर्टेंट रिटर्न सबमिट करना होता है आरबीआई को। कौन कौन सा देखिए, मंथली रिटर्न ऑफ SLR टू बी सबमिटेड विद इन 20 डेज। SLR का जो मंथली रिटर्न होता है वह 20 दिनों तक के अंदर जो है आरबीआई को सबमिट करना होता है बैंक को। उसी प्रकार से फोर्टनाइटली रिटर्न ऑफ CRR टू बी सबमिटेड विद इन 1 वीक। CRR का जो फोर्टनाइटली रिटर्न होता है वह बैंक को 1 सप्ताह के अंदर सबमिट करना होता है। उसी प्रकार से मंथली रिटर्न ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इन इंडिया टू बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ। भारत में जो एसेट और लाइबिलिटी है उसका मंथली रिटर्न 1 महीने के अंदर आरबीआई को बैंक के द्वारा सबमिट किया जाना होता है। रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट टू बी सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम December 31st। बैंक द्वारा अनक्लेम डिपॉजिट का रिटर्न जो है 31 दिसंबर से 30 दिन के भीतर जो है आरबीआई को सबमिट करना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आरबीआई एक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लीजिए। नो बैंक कैन इशू डीडी पेबल एज बियरर, कोई भी बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो इशू करती है बियरर डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं कर सकती है। यह जो है सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट में दिया हुआ है।
डिमोनेटाइजेशन ऑफ नोट्स, कोई आरबीआई जो है डिमोनेटाइजेशन कर सकती है नोट्स का, या जो है सेक्शन 24 आरबीआई एक्ट में दिया हुआ है। दोस्तों अगला लेक्चर जो होगा डिफरेंट टाइप ऑफ लोन सिक्योरिटीज एंड चार्जेस पर होगा, मिस नहीं कीजिएगा इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर को आप यूजफुल पाएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो AJIB की तैयारी कर रहे हैं।